हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस परसों पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं न्यू चैप्टर हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का है। शैवाल शैवाल कहते किसे हैं, शैवाल क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। शैवाल इंग्लिश शब्द का, इंग्लिश में शैवाल को एल ही कहते हैं। शैवाल होता क्या है इसके बारे में आज हम जानकारी। शैवाल है जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। शैवाल एक लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। शैवाल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। हमें इसे समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। शैवाल शब्द को समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। और इसके अन्य नाम जैसे इसके जलीय मॉस, फ्रॉग स्पिटल, इसके अन्य नाम जलीय मॉस, फ्रॉग स्पिटल। हम इसके बात कर रहे हैं परिचय की। शैवाल जो अपना जो शब्द है एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। शैवाल के लेना जलीय मॉस, फ्रॉग स्पिटल आदि हैं। शैवाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? शैवाल शब्द सर्वप्रथम दिया था लीनियस ने। अंडरलाइन करें उसको। शैवाल शब्द जो सर्वप्रथम लीनियस ने दिया था। और शैवाल के जनक हैं, शैवाल के जनक की बात करें, शैवाल के जनक E.F. रिस हैं। शैवाल के जनक E.F. रिस हैं। और भारतीय शैवाल के जनक हम बात करें, भारतीय शैवाल के जनक M.O.P. आएगा। हम बात करें भारतीय जो शैवाल की जनक है, भारतीय शैवाल के जनक M.O.P. आएगा हैं अपने। और शैवाल और मतलब जनक, खाली जो शैवाल के जनक है वे E.F. रिस हैं। लेकिन भारतीय शैवाल की बात करें तो इसके जनक M.O.P. आएगा हैं। और सर्वप्रथम ये शब्द दिया जो लीनियस ने दिया था। और शैवाल को क्या है प्राचीन काल से भोजन के रूप में काम में लेते हैं। शैवाल को प्राचीन काल से भोजन के रूप में काम में लेते हैं। और शैवालों का उद्भव कैम्बियम काल में मिलता है। इनका उद्भव कब मिलता है? कैम्बियम इनके उद्भव की बात करें, इनका उद्भव कैम्बियम काल में मिलता है। और इनका उद्भव कैम्बियम काल में। और शैवालों का इतिहास भारतीय ग्रंथ में भी मिलता है। इनका जो इतिहास है वो भारतीय ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले हम बात करें कि शैवाल शब्द एक लैटिन भाषा, शैवाल जो अपना शब्द है एक लैटिन। सबसे पहले बात शैवाल मतलब समुद्र की सतह पर, जल की सतह पर एक आपने पानी रुक जाता है किसी सतह पर तो एक काई नुमा संरचना, नॉर्मली भाषा में काई बोलते हैं, काई नुमा संरचना हो जाती है, जिससे काई नुमा संरचना छा जाती है जल की सतह पर, जिससे प्रकाश अंदर के जीवों तक नहीं पहुंच पाता और जीवों की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश को अंदर नहीं पहुंचने देते, प्रकाश की मतलब जल की पूरी सतह पर छा जाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में काई कहते हैं। और ये अपना शैवाल होता है। शैवाल शब्द लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। और शैवाल के अन्य नाम जलीय मॉस, फ्रॉग स्पिटल आदि है। सर्वप्रथम शैवाल जो शब्द है वो लीनियस ने दिया था और इसके जनक है E.F. रिस। और भारतीय शैवाल के जनक M.O.P. आएगा हैं। और प्राचीन काल से ही शैवाल को भोजन के रूप में काम मिले। शैवालों का उद्भव कैम्बियम काल से, इनका उद्भव शैवालों का उद्भव कैम्बियम काल से हुआ है। और इनका इतिहास भारतीय ग्रंथ में भी मिलता है। ये तो हो गई शैवालों के परिचय की बात। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया तो हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे शैवालों के जनरल कैरेक्टर, यानी शैवालों के सामान्य लक्षण।
हम बात कर रहे हैं कि शैवालों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर। शैवालों के सामान्य, हमने बात कर ली परिचय के बारे में कि शैवाल होता क्या है, और शैवालों की को इसने नाम दिया, शैवाल वर्ड कहाँ से आया, शैवाल का अर्थ क्या था, समुद्री खरपतवार। अब हम बात करें शैवालों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर। शैवालों के लक्षण, जनरल कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण की बात करें तो शैवालों का जो पादप का है, जो हम बात करें शैवालों का पादप का है, जो संरचना है इनकी, पादप का कैसा होता है, थैलसनुमा। शैवालों का पादप का थैलसनुमा होता है। अब थैलसनुमा होता क्या है, थैलसनुमा होता क्या है, इसके बारे में। थैलस, थैलस का अर्थ होता है कि जिसमें ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। थैलस, जड़ तना पत्ती का वो नहीं। थैलस शैवालों का जो पादप काय की बात करें हम, शैवालों का पादप काय थैलसनुमा होता है, यानी जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती हो। मतलब इनमें शैवालों की बात करें, शैवालों में जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। तो शैवालों का पादप काय थैलसनुमा होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा। और ये शैवाल कैसे पादप है, ये शैवाल थैलसनुमा पादप होते हैं। और इनकी बात करें मुख्य पीढ़ी की, जो शैवालों की जो मुख्य पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद होती है। मुख्य पीढ़ी, मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद। शैवालों की जो मुख्य पीढ़ी की बात करें, शैवालों की मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद होती है। जबकि टेरिडोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा में जो मुख्य पीढ़ी है बीजाणुबद्ध होती है। और युग्मकोद्भिद को कहते हैं, युग्मकोद्भिद को हम इंग्लिश में गैमेटोफाइट कहते हैं। इनकी जो मुख्य पीढ़ी की बात करें, इनकी मुख्य पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद। शैवालों की मुख्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद होती है। की कोशिका भित्ति की बात करें, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तो अगला पॉइंट हमारा, जो इनकी कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति की बात करें हम, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। और शैवालों में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, संचित भोज्य पदार्थ, शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। और जो शैवालों की कोशिकाएं होती हैं, शैवालों की कोशिकाओं में कशाविकाएं, शैवालों की कोशिकाओं में क्या पाई जाती हैं, कोशिकाओं में कशाविकाएं। कोशिकाओं में शैवालों की कोशिकाओं में कशाविका पाई जाती हैं। और शैवालिक कोशिकाओं में कशाविका पाई जाती हैं। शैवालों में कुछ वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण, शैवालों की बात करें, शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने में सहायक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाने से क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, क्लोरो वर्णक पाए क्लोरोफिल, कैरोटीन, फाइब्रोबिल्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपने यहाँ तक अगर नोट कर लिया है तो आप यहाँ तक, अगर यहाँ तक आपने अगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है तो हम आगे चलते हैं। कुछ इसके कुछ और 4-5 महत्वपूर्ण जो सामान्य लक्षण हैं उनकी बात कर लें। शैवालों की बात करें, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, शैवाल जलीय, शैवाल जलीय स्तरीय विशिष्ट आवासों में पाए जाते हैं, विशिष्ट आवासों में। शैवाल जलीय स्तरीय विशिष्ट आवासों में पाए, लवणीय तथा लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, लवणीय
लवणीय लवणीय जल में, विशिष्ट आवास में लवणीय लवणीय जलों में भी पाए जाते हैं। और शैवाल एक कोशिकीय, शैवाल एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। शैवाल शैवाल एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, शैवाल एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और जनन की बात करें तो इनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। जनन की बात करें, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। कायिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन इस प्रकार का पाया जाता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, असमयुग्मकी, लैंगिक जनन समयुग्मकी विषमयुग्मकी प्रकार का पाया जाता है। तथा अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है, जबकि और काय जनन करें कंद द्वारा, पत्र प्रकलिका द्वारा आदि द्वारा होता है। हमने यहाँ तक बात की कि शैवाल के सामान्य लक्षण, शैवाल के सामान्य लक्षण मतलब शैवाल के हमने सामान्य लक्षण की बात की। शैवाल का जो पादप का है वो थैलसनुमा होता है। शैवालों की जो मुख्य पीढ़ी युग्मकों भेद होती है। शैवालों की जो मुख्य पीढ़ी युग्मकों भेद होती है। शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च पाया जाता है। और शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। और शैवालों हमने बात की शैवाल जलीय तथा स्थलीय विशिष्ट आवास में पाए जाते हैं और लवणीय तथा जल में पाए जाते हैं। शैवाल एक कोश या बहुकोश होते हैं। शैवाल कॉलोनियल या तंतुनुमा होते हैं, मतलब कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, तंतुनुमा हो सकते हैं। शैवालों की कोशिकाओं में कशाभिका पाई जाती है। और शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। जैसे वर्णक क्लोरोफिल, कैरोटीन्स और फाइब्रोबिलेंस पाए जाते हैं। और शैवालों में तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। लैंगिक जनन अपना समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन की बात करें, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है। और बात करें हम अपना कायिक जनन कंद द्वारा, कंद और पत्र प्रकलिका द्वारा होता है और मुकुलन द्वारा। ये तो हो गई हमारी बात। अब हम बात करते हैं कि शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस इन एल्गी, क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी। हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। हाँ, तो हम बात करें शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इन एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। शैवालों का वर्गीकरण के बाद सन 1935 में डॉक्टर E.F. रिस ने शैवालों का वर्गीकरण कुछ निम्न आधारों को मानकर किया। मतलब कुछ उन्होंने आधार दिए कि इन आधारों को मानकर हम इनका वर्गीकरण करें। तो सन 1935 में E.F. रिस ने सन 1935 में E.F. रिस ने शैवालों का वर्गीकरण किया कुछ लक्षणों को आधार मानकर। कुछ लक्षण लिए इन्होंने, कुछ लक्षणों को आधार मानकर इनका वर्गीकरण किया। जो लक्षण निम्न है, हम पहले लक्षण की बात करें। पहला लक्षण है हमारा शैवालों के सुखाए की संरचना। शैवालों के सुखाए कैसा पाया जाएगा। और दूसरा शैवालों में संचित भोजन का प्रकार। शैवालों में संचित भोजन का। तीसरा है कशाभिका की उपस्थिति।
तीसरा है कशाभिका की उपस्थिति, और चौथा है कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन। कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन। अब बात करें पांचवें पॉइंट की, पांचवा पॉइंट है अपना शैवालों में उपस्थित प्रजनन विधियां। शैवालों में उपस्थित प्रजनन विधियां। हम शैवालों के वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन। शैवालों का वर्गीकरण सन 1935 में फ्रिस वैज्ञानिक हुए अपने, उन्होंने इनका वर्गीकरण दिया। उन्होंने कुछ लक्षणों को आधार मानकर कुछ लक्षण दिए कि ये लक्षण इन लक्षणों के आधार पर, इन लक्षणों के 5 लक्षण दिए, लक्षणों के आधार पर हम शैवालों का वर्गीकरण करेंगे। जिनमें से पहला लक्षण था शैवालों के सुखायक संरचना। मतलब हम देखेंगे कि शैवालों का किस प्रकार के सुखाय पाया जाता है, सुखाय की संरचना के बारे में जब इनका वर्गीकरण किया। पहला पॉइंट था हमारा शैवालों के सुखाय की संरचना। दूसरा पॉइंट था शैवालों में संचित भोजन का प्रकार। दूसरा पॉइंट था शैवालों में संचित भोजन। हमने कुछ पढ़ा था शैवालों में संचित भोजन, शैवालों में संचित भोजन स्टार्च पाया जाता है। तो हम इनमें पढ़ेंगे कि शैवालों में कौन कौन सा संचित भोजन पाया जाता है, संचित भोजन के प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा इनका वर्गीकरण करते समय, और इन शैवाल संचित भोजन को माना हमने आधार इनको। और तीसरा कशाभिका की उपस्थिति, मतलब हम देखेंगे इसमें कौन सी कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका की उपस्थिति के आधार पर इनको वर्गीकरण किया। तीसरा है कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति, किस प्रकार कोशिका भित्ति पाई जाती है और संगठन, का संगठन कैसा होता है, इसके आधार पर। और शैवालों में उपस्थित प्रजनन, मतलब शैवालों में कौन सा प्रजनन पाया जाता है, इसमें कायिक पाया जाता है कि इसमें लैंगिक पाया जाता है, इसमें लैंगिक पाया जाए। इसके आधार पर हमने इन 5 पॉइंटों के आधार पर जो हमारे वैज्ञानिक थे ये फिर इन्होंने शैवालों का वर्गीकरण दिया। और अब बात करेंगे हम आगे कि इन्होंने कितने वर्गों में इनको बांटा, और उस किस पुस्तक में इनका जो वर्गीकरण दिया गया उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। उपरोक्त जो हमने अभी कुछ लक्षण पढ़े, उपरोक्त लक्षणों के आधार पर यह प्रश्न शैवालों को 11 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में? 11 वर्गों में वर्गीकृत किया, प्लस एक जीवाश्मीय वर्ग रखा। तो टोटल कितने रखे? टोटल 12। मतलब 11 वर्गों में वैसे विभाजित किया और एक वर्ग अपना जीवाश्मीय वर्ग रखा। तो टोटल 12 वर्गों में इनको शैवालों को वर्गीकृत किया गया था। और इनका वर्गीकरण की बात करें, उनका जो वर्गीकरण है वो पुस्तक है जिसका नाम है शैवालों की संरचना एवं जनन। ये इनकी पुस्तक है शैवालों की संरचना एवं जनन। इस पुस्तक में यह वर्गीकरण वर्णित है इनका, जो द स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये पुस्तक है इनकी। इसमें ये इन वर्गों को वर्णित किया गया है। जो वर्ग, हम इन वर्गों की बात करेंगे, कौन कौन से वर्ग हैं, उन वर्गों के नाम। पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी। दूसरा जेंतोफाइसी। तीसरा क्रायोसोफाइसी। चौथा है बेसिलोफाइसी। डायनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी,
साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, बारहवां जो अपना वर्ग है वो जीवाश्मी वर्ग, जीवाश्मी वर्ग जिसका नाम है निमेटोफाइसी। निमेटोफाइसी सब इन्होंने जो हमारे वैज्ञानिक थे ये फ्रिस, इन्होंने शैवालों को 11 वर्गों प्लस एक वर्ग जीवाश्मी वर्ग, टोटल मतलब 12 वर्गों में विभाजित किया गया। और ये वर्गीकरण अपना शैवालों की संरचना एवं जनन, शैवालों की संरचना एवं जनन पुस्तक में वर्णित है। द द स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी जो अपनी एक पुस्तक है, इसमें इन्होंने इस वर्गीकरण को वर्णित है और इनको 12 वर्गों में विभाजित किया है। क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्रायोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, यूलिनोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी, निमेटोफाइसी।